हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम यूपीएससी, आपको पता है दोस्तों, यूपीटीपीएससी जो पेट का एग्ज़ाम है 20 अगस्त से होने वाला है दोस्तों। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हम एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे आपको पता है उसका सिलेबस कैसा है दोस्तों, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। इतिहास का टॉपिक, भूगोल का टॉपिक दोस्तों, हर एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को लिए हैं दोस्तों, वह टॉपिक है ऋग वैदिक काल। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, ऋग जो वैदिक काल है दोस्तों, ठीक है, वैदिक काल की अगर बात करें दोस्तों, तो जो वैदिक काल है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो इस पूरे इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, इस पे हम मतलब वो जो क्वेश्चन है जो उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आपको 100% दोस्तों इससे बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है, ऋग वैदिक काल से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप इस वीडियो में नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों वैदिक काल की। तो वैदिक काल जो है दोस्तों, ये दो भागों में बांटा गया है। एक आपका दोस्तों ऋग वैदिक काल, ठीक है, कौन, ऋग वैदिक काल, और एक दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। बात करते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल की, तो जो इसका काल खंड है दोस्तों, वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका जो काल खंड है दोस्तों, 1500 से 1000, यानी जो ऋग वैदिक का पूछा था क्वेश्चन दोस्तों, ऋग वैदिक का काल खंड क्या रहा, ठीक है। तो जो ऋग वैदिक का काल खंड हो गया वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक के काल खंड का। जो उत्तर वैदिक का जो काल खंड है दोस्तों, वह है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, है ना। 1000 ईसा पूर्व से क्या, 600 ईसा पूर्व, यह आपका उत्तर वैदिक के काल खंड है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका यहाँ पर कहा गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है दोस्तों, ठीक है। तो जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों जो लिखित है दोस्तों, वह क्या है, पुरुष सूक्त है। कौन सा है दोस्तों, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद का, तो जो ऋग्वेद में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं दोस्तों। कहीं कहीं आप इसको देखेंगे तो 10,600 ऋचाएँ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको याद रखना है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और ऋचाएँ कितने हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं, 10,462, ठीक है। और कहीं कहीं इसको आप 10,600 भी देखते होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। इसमें जो 9वें मंडल में है दोस्तों, इसमें गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। 9वें मंडल में किसके, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं दोस्तों, वह महर्षि, ठीक है, महर्षि विश्वामित्र जी हैं। इन्होंने क्या किया था, गायत्री मंत्र का रचना किया था दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अपना अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अपने शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया। तो दोस्तों जो उदायीन है दोस्तों, यह अजात शत्रु के कौन से हैं, उत्तराधिकारी, यानी ऐसे कहें अजात शत्रु के क्या हैं, पुत्र हैं दोस्तों, ठीक है। और ये हर्यक वंश के शासक हैं। इन्होंने ही अपनी राजधानी को मगध से जो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी, ठीक है।
पाटलिपुत्र को मगध की क्या की थी, राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि राजधानियां हैं, और जो आपको पता है जो वैदिक काल में दोस्तों जो क्या थे, राज्य थे, वह जनपदों में क्या थे, विभाजित थे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, जब कई लोग आपस में मिलते हैं दोस्तों तो क्या होता है, मतलब एक कबीला बनता है। कबीला के बाद कबीला हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जन हो गया। ठीक है, जन किससे बना, उसके बाद कौन बनता है, जनपद बनता है, और जनपद के बाद क्या बनता है दोस्तों, महाजनपद बनता है। क्या बनता है, महाजनपद। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 16 महाजनपद हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऋग वैदिक काल में कितने महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, जिसमें 8 महाजनपद जो हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कितने, 8 महाजनपद यूपी में, और जो 3 महाजनपद थे वह बिहार में थे। आज के जो बिहार है दोस्तों उसमें 3 महाजनपद थे। ठीक है, 2 महाजनपद जो थे दोस्तों वह एक महाजनपद मध्य प्रदेश का था, और एक महाजनपद राजस्थान का, और एक आपका आंध्र प्रदेश, और एक आपका दोस्तों सिंध है, यानी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों जो महाजनपद थे, यानी टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, ऋग वैदिक काल में। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं महाजनपद काल में कौशल की राजधानी क्या थी दोस्तों। तो बताया था भी टोटल कितने आपके महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, उसमें एक था कौशल। ठीक है, और कौशल की राजधानी क्या थी दोस्तों, श्रावस्ती थी। कहाँ क्या थी, श्रावस्ती। अगर बात करते हैं दोस्तों तो सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वह था आपका मगध। कौन था, मगध। और मगध की जो राजधानी थी दोस्तों, ये बिहार में है, आज के बिहार में पाया जाता है। मगध की राजधानी जो थी दोस्तों वह राजगृह था। ठीक है, तो सबसे अगर पूछा जाए सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह कौन था, तो वह था मगध। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों अंश, ठीक है, अंश जो जनपद था उसकी जो राजधानी थी क्या थी, चंपा था। क्या था, चंपा। वज्जी जो था उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। काशी का तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वाराणसी थी। कौशल का दोस्तों श्रावस्ती। कौशल का क्या हो गया, श्रावस्ती हो गया। ठीक है, मल्ल का जो राजधानी था दोस्तों वह कुशीनगर था। जो मल्ल महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर। और जो वत्स था दोस्तों उसका जो राजधानी था वह था कौशाम्बी। जो क्रू था दोस्तों, क्रू क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों तो उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी तो जो थी दोस्तों वह थी अहिच्छत्र। और सूरसेन की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी मथुरा। अगर छेदी की बात करें तो छेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी आपका सुक्तिमती। और अवंती जो है राजधानी दोस्तों, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन था। क्या था, उज्जैन। मत्स्य का दोस्तों विराटनगर था। और अस्मक का दोस्तों पोतन या पोटली आप कह सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है आज के। कंबोज की बात करें दोस्तों तो कंबोज की जो राजधानी थी वह राजपुर थी। और गंधार की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुए और उनकी राजधानी है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ऋग वैदिक काल के सामाजिक विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। आपको पता होगा दोस्तों जो ऋग वैदिक काल थी दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या था, समाज को विभाजित किया गया था। जैसे ब्राह्मण में कौन थे, ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद शूद्र थे, वैश्य थे और क्षत्रिय थे दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मण का काम क्या था दोस्तों, इनको समाज को क्या करना, जागरूक करना, मतलब ज्ञान बांटना। ठीक है, जो क्षत्रिय थे दोस्तों वे क्या करते थे, वह रक्षा करते थे। उनका काम क्या था, युद्ध से बाहरी आक्रमण से क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, जो वैश्य थे दोस्तों, ठीक है,
वैश्य यानी आप कहें व्यापारी जो इनका काम क्या था, व्यापार करना था दोस्तों। और शूद्र जो थे दोस्तों, इनका काम क्या करना था, इनका काम था दोस्तों काम वगैरह करना। ठीक है, तो ये था दोस्तों ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल में दोस्तों 4 वर्णों में बांटा गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्यवसाय पर आधारित भेदभाव ऋग्वैदिक काल में शुरू किया गया। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, व्यवसाय पर आधारित भेदभाव था, लेकिन स्पष्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि एक ही घर में कई तरह के व्यवसाय करने वाले लोग थे, तो इस आधार पे उनको बांटना उचित नहीं था दोस्तों। अब एक ही घर में अगर कोई चमड़े का काम कर रहा है दोस्तों, तो उसका अलग काम कोई व्यवसाय कर रहा है दोस्तों, है ना। तो कई तरह के लोग होते थे, एक ही घर में कई व्यवसाय करने वाले लोग थे तो था वहाँ पर स्टार्ट हो गया था, शुरू मतलब कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से मतलब सिद्ध नहीं कह सकता, प्रमाणित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी दोस्तों, ऋग्वेद की जो अधिकांश सभ्यताएं थी दोस्तों वह सरस्वती नदी के पास थी। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा है कि ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी किसको माना गया है दोस्तों, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और सबसे क्या है कि सबसे अधिक सभ्यताएं इसी नदी के किनारे पाया गया है। ठीक है, तो एक बात और देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती हो गई। गंगा नदी का दोस्तों ऋग्वेद में सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है, जबकि यमुना नदी का सिर्फ 3 बार, है ना। गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार। सबसे अधिक जिसका जिक्र किया गया है दोस्तों वह सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, सबसे अधिक जिक्र किसका किया गया है, सिंधु नदी की। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार जिक्र किया गया, तो आपको याद रखना है 1 बार, और यमुना नदी का दोस्तों 3 बार किया गया है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वह क्या था, पशुपालन और कृषि था। क्या था, पशुपालन और कृषि था। ठीक है, और इनके जो प्रिय पशु थे, प्रिय पशु कौन थे, घोड़ा था। ठीक है, और जो प्रिय क्या थे, देवता थे दोस्तों वह थे इंद्र भगवान। इंद्र को दोस्तों, इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है और युद्ध का देवता भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में वर्षा के देवता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उस ये हम कहते हैं दोस्तों इंद्रदेव को। अच्छा, जो वनस्पति के देवता थे दोस्तों इसे जो सोम थे, ठीक है, सोम थे, यह वनस्पति के देवता थे। ठीक है, तो वनस्पति के देवता कौन होंगे, सोम हो गए। ठीक है, और बात करें युद्ध के देवता तो इंद्र हो गए। ठीक है, और जो मतलब देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो मध्यस्थता मतलब मध्यस्थता करते थे वह थे अग्नि, है ना। अग्नि को दोस्तों देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता माना जाता था दोस्तों, यानी यह इनके बीच मध्यस्थता का काम करते थे। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको डिस्कस कर लेनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थीं, ठीक है, इनका प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों कुंभा एक नदी थी दोस्तों जिसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों, ठीक है, जो प्राचीन नाम था कुंभा था, और आधुनिक जो नाम है दोस्तों वह था काबुल। क्या है, काबुल इसका आधुनिक नाम है। बात करें दोस्तों बितस्ता से दोस्तों याद आ रहा है आपको, बस्ता, है ना, बस्ता, और झेलम से क्या हो गया, झोला, है ना। तो बितस्ता क्या था, बितस्ता का जो पुराना नाम था क्या था, झेलम था। अस्किनी जो है वर्तमान में इसका नाम चेनाब नदी हो गया। ठीक है, परुसड़ी जो है इसका नाम दोस्तों रावी हो गया। शत्रुदी यानी सतलज इसका नाम है। ठीक है, जो सतलज का नाम क्या था, शत्रुदी था। और जो ब्यास नदी था उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, बिपाशा। और जो गोमती नदी था उसका क्या नाम था दोस्तों, गोमल, है ना। क्या नाम था, गोमल, यानी जो आज की गोमती नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था, गोमल था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। क्या याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें दोस्तों, जो परुसड़ी है वह रावी का जो प्राचीन नाम है, और जो अस्किनी है वह चिनाब का, बितस्ता झेलम का, शत्रुदी सतलज का,
और विपाशा व्यास का। ठीक है, यह इसका क्या है, प्राचीन नाम है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान दो विधानसभाएं क्या थी दोस्तों? तो जो समिति और सभा था दोस्तों, यह प्रारंभिक वैदिक काल के दो विधान सभाएं थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, चलिए इसमें कोई और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है दोस्तों? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो ऋग्वेद है दोस्तों, यह सबसे पुराना वेद है। कौन है? ऋग्वेद, ये आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ये चार प्रकार के क्या होते हैं, वेद होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो अशोक था वह कलिंग युद्ध के जो विनाशकारी युद्ध था दोस्तों, ठीक है, उसको देख करके उस कहा जाता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो पूछा था क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध के बाद कौन से राजा जो थे वह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? तो वह अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें बौद्ध धर्म की, ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो चार क्या होती हैं संगत क्या हुई हैं, महत्वपूर्ण संगत हुई हैं। ठीक है, दोस्तों बात करें अशोक का, ठीक है, तो अशोक जो है वह बिंदुसार का पुत्र था दोस्तों। कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। और इस अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी दोस्तों, तो यह अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्य उपनिषद वेद, ठीक है, कौन सी जोड़ियां सुमरित हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 2 और 4 जो है दोस्तों, यानी 2 का मतलब अगर कहें केन, यह सामवेद से है। ठीक है, और जो आपका 4 है यानी कैथा, यह यजुर्वेद से है। ठीक है, कैथा क्या है? यहाँ पर देखें अगर दोस्तों, तो ऐतरेय किस से है? ऋग्वेद से, केन सामवेद से, मुंडका अथर्ववेद से और कैथा दोस्तों यजुर्वेद से है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। उसी तरह उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना, यानी गुरु के पास बैठना। उपनिषद का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में वेदों में से सबसे पुराना माना जाता है दोस्तों? तो आपको पता है ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। और दोस्तों इसमें अगर देखें आप तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है ना, और यह हिंदू धर्म के 4 विहित पवित्र ग्रंथों से एक है, जिसे वेदों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और आपको पता होगा, ये तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 वेद हैं। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। ठीक है, जिसमें रसायन विज्ञान है ना, और चिकित्सा विज्ञान, यजुर्वेद, अगर आपसे पूछा कि ऋग्वेद में क्या क्या है, तो इसमें रसायन विज्ञान भी है, चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान भी है। ठीक है, बात करें दोस्तों यजुर्वेद में, तो केवल वेद जो 2 भाग में, देखिए इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? यज्ञ संबंधित सभी सूत्रों और हथियारों का ज्ञान है। ठीक है,
अगर पूछा जाए कि यज्ञ संबंधित सभी सूत्रों का ज्ञान किस में है, तो आपका यजुर्वेद में है। और हथियारों का ज्ञान किस में है दोस्तों, ये भी यजुर्वेद में। जो सामवेद है दोस्तों, ठीक है, यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति है दोस्तों। यानी संगीत किससे संबंधित है, संगीत का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद से है, ठीक है। और अथर्ववेद दोस्तों, यह आयुर्वेद का ज्ञान है इसमें दोस्तों। इसमें जितने भी आयुर्वेद हैं सबका ज्ञान किस में है दोस्तों, अथर्ववेद में है दोस्तों। इसमें मंत्र का भी दोस्तों, यानी जादू टोना का भी किस में ज्ञान किस में है दोस्तों, अथर्ववेद में है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए दोस्तों। आपसे पूछा था दोस्तों, त्रिवेद में कौन आता नहीं है, कौन नहीं आता दोस्तों। जो त्रिवेद में है दोस्तों, इसमें आपका अथर्ववेद नहीं आता है दोस्तों। कौन नहीं आता है, अथर्ववेद जो है वह त्रिवेद में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जैसे अगर बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक में दोस्तों, तो जो सबसे प्रिय देवता थे दोस्तों, जैसे वैदिक काल में ऋग्वैदिक में दोस्तों सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। उत्तर वैदिक में दोस्तों सबसे जो प्रिय देवता थे दोस्तों, वह थे प्रजापति थे। कौन थे दोस्तों, प्रजापति। दोस्तों बात करें सबसे प्राचीन जो दर्शन साख्य है दोस्तों, सबसे प्राचीन जो मतलब दर्शन है दोस्तों, वह साख्य दर्शन है। कौन है दोस्तों, साख्य दर्शन। इस और अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण दर्शन है दोस्तों, जैसे चार्वाक दर्शन, इसके मतलब जो रचयिता है दोस्तों वो कौन है, चार्वाक हैं। योग दर्शन, इसके रचयिता क्या है, पतंजलि हैं दोस्तों, पतंजलि हैं, ठीक है। और जो सांख्य दर्शन दोस्तों, इसके कौन है, कपिल हैं। न्याय दर्शन जो दोस्तों मतलब गौतम है, ठीक है। और जो आपका दोस्तों पूर्व मीमांसा है दोस्तों, वह है बादरायण है दोस्तों, जो पूर्व मीमांसा है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय परमाणुवाद के जनक कौन है दोस्तों। तो जो महर्षि कणाद हैं दोस्तों ना, वह कौन है, भारतीय परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। महर्षि कणाद को हम क्या कहते हैं, भारतीय परमाणुवाद के जनक, ठीक है। और तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और, जैसे महाभारत तथा रामायण दो महाकाव्य हैं, तो ठीक है। तो कितने महाकाव्य हैं दोस्तों, महाभारत तथा रामायण क्या है, सिर्फ दो महाकाव्य हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा महाकाव्यों की संख्या कितनी है, दो। कौन कौन, रामायण तथा महाभारत, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपकी मेरी जो भी मेहनत है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।